नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पटना में। मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग का लगातार करंट अफेयर्स का डिमांड बढ़ रहा है, तो हम सोचे कि कुछ नहीं से कुछ अच्छा स्पीडी वार्षिकांक करंट अफेयर्स का क्विकली रिवीजन, जो संपूर्ण स्पीडी वार्षिकांक चल रहा है, आज 5वां वीडियो होगा। अगर इससे पहले का वीडियो अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल के प्ले स्टोर में जाएंगे, करंट अफेयर्स जहाँ जो क्राइटेरिया होगा वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हेडिंग है आज का लोकसभा चुनाव 2024। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके बारे में हम लोग परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए, कहता है कि 2024 को जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव घोषणा कब किया, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन होगा, ये अब नहीं पूछेगा। लेटेस्ट खाली याद रखिए 18वीं लोकसभा का चुनाव था। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। पॉइंट क्लियर है। और 7 चरण में चुनाव का आयोजन किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कुल कितने चरण में संपन्न हुआ, तो 7 चरण में संपन्न हुआ। पॉइंट क्लियर है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। क्रम में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 वाला, उस 7 चरण में चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव कराया गया 7 चरण में। बात करें परिणाम घोषित होने का, तो चुनाव का परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किया गया है। चुनाव का परिणाम घोषित हो गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, पूछ सकता है कि लोकसभा का 18वीं लोकसभा का चुनाव 24 में भारतीय जनता पार्टी को कितना सीट मिला था, तो 240 सीट पर जीत हासिल किया था। और भाजपा का जो नेतृत्व में एनडीए गठबंधन था, दैट मीन द एनडीए गठबंधन, कभी कभी एनडीए का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कुल 293 को, मतलब कि भाजपा को मिला था 240 सीट, और भाजपा के साथ जो अन्य दल थे मिला करके टोटल 293 सीट हासिल हुआ। क्लियर है। ध्यान रखिएगा, बहुमत सरकार बनाने के लिए 272 सीट काफी है। 272 सीट में सरकार बन जाती है। कई सर जी 272 सीट पर जब सरकार बन जाती है तो सरकारें क्यों कहती है कि अब की बार 400 पार, आखिर क्यों लोग टैगलाइन लगाते हैं 400 पार 400 पार? इसलिए ना कि अगर प्रचंड पूर्ण बहुमत हो गई तो सरकार बनाने के लिए इतना इनफ है, न कि प्रचंड पूर्ण बहुमत। अगर इतना पूर्ण बहुमत हो गया तो पूर्ण बहुमत मिलने के बाद संविधान में मैक्सिमम संशोधन करने का पावर मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि 400 पार, ताकि संविधान में बहुत सारा छेड़छाड़ कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। इसका फायदा मजा ले चुकी है इंदिरा गांधी वाली सरकार, जो 42वां संशोधन 1976, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, मिनी संविधान कहलाता है। देखो ये बहुत सारे हेर फेर हुआ था, बहुत सारे संशोधन हुआ, बहुत सारी बातें जोड़ी गए थे। आगे देखिए, कांग्रेस के अगर सिर्फ कांग्रेस की बात करें तो 99 गो सीट कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार लाई, सिर्फ कांग्रेस का सीट था। लेकिन कांग्रेस के साथ और अन्य दल गठबंधन में थे, जिसका गठबंधन का नाम था इंडिया। इंडिया का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि इंडिया का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ सकता है कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल याद रखिएगा, डेवलपमेंट भी ऑप्शन में रहेगा, डेवलपमेंटल भी रहेगा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अगर बात करें कांग्रेस प्लस अन्य दलों को मिला करके तो 234 सीट जीत चुके हैं। पॉइंट क्लियर है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो निर्दलीय 7 गो सीट हासिल हुआ। निर्दलीय जीत कितने, जो किसी दल से संबंधित नहीं थे, निर्दलीय उम्मीदवार कितना सीट पर जीत दर्ज किए हैं, तो 7 सीट पर जीत दर्ज किए हैं। जो महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और खास हो जाता है कौन सा, तो लोकसभा चुनाव 2024 में जब हो रहा था तो उसी समय विधानसभा का भी 4 राज्यों में चुनाव हो रहा था। उन 4 राज्य का प्रमुख, उन 4 राज्य का गवर्नर, उन 4 राज्य का सीएम, ये सब पूछने का संभावना ज्यादा हो जाता है। तो पहले तो क्वेश्चन हो जाता है कि लोकसभा जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, 18वीं लोकसभा के चुनाव के क्रम में जो 2024 में, साथ ही साथ कितने राज्यों के विधानसभा का चुनाव हुआ, तो 4 राज्यों के विधानसभा का चुनाव हुआ। और कौन कौन राज्य उसमें शामिल है, पहला ओडिशा शामिल है, आंध्र प्रदेश शामिल है, सिक्किम शामिल है और अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव हुआ। पॉइंट क्लियर है, पूछ सकता है क्वेश्चन, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपका होमवर्क में क्या रहेगा, इन 4 राज्य के गवर्नर का नाम, इन 4 राज्यों का सीएम का नाम। अगर इन 4 राज्य में कोई अगर नया हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बने हैं तो उसका नाम जरूर पूछ सकता है। तो आप कवर कर लीजिएगा 4 राज्य का। चलिए, लोकसभा चुनाव 24 उसी को, यानी 18वीं लोकसभा का चुनाव जो 24 में हुआ उसी के बारे में है।
ये राजवाज की जरूरत नहीं, कौन चरण में कितना चुना हुआ ये जरूरत नहीं है, कोई यूज नहीं है। बढ़िया। सामान्यतः करंट अफेयर्स जो होते हैं ना कि आज अगर एग्जाम है तो आज के 1 महीने पहले से लेकर पीछे 1 साल तक का क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का संभावना होता है। बाकी पूछने के लिए तो बहुत पहले से भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना होता है। आप पढ़ने की तैयारी करें, अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इतना ही दिन का 1 साल का करंट लगभग तैयारी करने का प्रयास करें। लोकसभा चुनाव 2024 में जो परीक्षा उपयोगी क्या क्या इससे फैक्ट निकल के आ सकता है, तो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ कौन सा क्रम का चुनाव हुआ, 18वां क्रम का चुनाव हुआ। एकदम एक लाइन में क्वेश्चन है, चुनाव आयोजित कितने चरण में हुए, तो 7 चरण में है, ये भी क्लियर है आपका। चुनाव आयोग का जो टैगलाइन था लोकसभा चुनाव 2024 का, चुनाव का पर्व देश का गर्व। देखो ये कि कई जगहों पर बोर्ड लगाया होगा जिस पर टैगलाइन लिखा होगा चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन की बात करें, ध्यान रखिए राष्ट्रीय आइकन, इसमें युवा आइकन सब अलग होगा लेकिन राष्ट्रीय आइकन होगा। दिव्यांगजनों का आइकन कोई और है, राष्ट्रीय आइकन कोई और है, तो राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया गया था, सचिन तेंदुलकर को, ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग का अगर बात करें युवा आइकन, युवा के लिए पॉपुलर यानी आयुष्मान खुराना युवा आइकन है ना। चुनाव आयोग के दिव्यांग आइकन की बात करें तो शीतल देवी, वही जो आर्चर धनुष जो चलाती हैं, तो शीतल देवी दिव्यांग जनों के लिए आइकन माने बनाया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 545 है। ध्यान रखिएगा वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है, 545 है। लेकिन इससे पहले ध्यान रखिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 अधिकतम हो सकती थी। पहले लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 552 अधिकतम हो सकती थी और लोकसभा में 550 अधिकतम सदस्यों की संख्या अभी हो सकती है। 552 हो सकती थी। भारतीय संविधान का 104वां संवैधानिक संशोधन हुआ, 2019 में संशोधन हुआ, 20 से ही प्रभावी है। 2019 में संशोधन हुआ, 2020 से प्रभावी है। कहा कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है, क्योंकि इसमें से जो 2 सदस्य था, 2 सदस्य अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नामित करता था। आई एंग्लो इंडियन वाली व्यवस्था समाप्त कर दिया गया, तो अभी लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। अभी लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितना लोकसभा सदस्यों की संख्या है, तो 545 है। वर्तमान में कितना है, 545 है, सारे के सारे निर्वाचित सदस्य। ये कहने का तात्पर्य हो गया, ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है, 545। अब एक और मैटर फंसेगा, अब अभी है कितना, चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ है, तो 543 के लिए, दोनों मैटर फंस जाएगा। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 545 है और चुनाव कितने लोगों के हुआ है, तो 543 के लिए। 543 में यह पूछ सकता है कि जो हमारे अभी वर्तमान में अनुच्छेद 1 में अनुसूची 1 में 28 राज्य 8 संशासित प्रदेश हैं, ध्यान रखिएगा अनुसूची 1 में 28 राज्य और 8 संशासित प्रदेश हैं, तो इन 28 राज्य से 524 को उम्मीदवार हैं, यानी 524 को भी सदस्य हैं 28 राज्य से, और 19 को है संशासित प्रदेश जो 8 को हुआ यहाँ से यूटी से। तो चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ, तो 543 चुनाव सीटों के लिए हुआ। कहीं 2 के लिए क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि 2020 से व्यवस्थाएं समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन का। तो आगे आ जाइए क्या कह रहा है। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या है 545, क्योंकि भाई जो रहेगा पहले वाला वो तो था ही ना, यानी 20 5 25 तो रहबे न करेगा। उसके बाद जब 24 में चुनाव हुआ तो एक में नहीं रहा। तो चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ, तो 543 के लिए हुआ, यानी कि 18वीं लोकसभा 2024 में जो चुनाव हुआ 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ है। पॉइंट क्लियर है। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितना चाहिए, 272। 272 में सरकार बन सकती है। पूर्ण बहुमत मैंने कहने का तात्पर्य हो गया कि पूरी तरह से बहुमत वाली सरकार बन सकती है, लेकिन अगर 2 तिहाई आ जाए, 2 तिहाई अगर संसद में किसी का बहुमत आ जाए तो वो प्रचंड बहुमत कहलाएगा, और प्रचंड बहुमत से संविधान में मैक्सिमम संशोधन करने का हकदार हो जाएगा। संविधान में मैक्सिमम संशोधन संसद करती है, और जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार होगी माने 2 तिहाई अगर ले आएगी तो फिर संशोधन का ज़्यादा पावर हो जाता है। इसीलिए कहता है कि अब की बार 400 पार,
क्योंकि 400 पार हो जाएगा तब है ना 2/3 आएगा, या 2/3 से अधिक हो सकता है। आगे आ जाइए। इस संख्या रजिस्टर्ड जरूरत नहीं है। हाँ, ये पूछ सकता है वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात 948 है, माने आज भी महिलाएं उतना वोट नहीं कर रही हैं जितना कि पुरुष वोट कर रहा है। यानी 1000, कहने का मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 948 है। 1000 पुरुष जहां वोट कर रहा है वह महिला वोट कर रही है 948। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ, टोटल कितना परसेंट मतदान हुआ पूछ सकता है, कितना प्रतिशत, कितना परसेंट मतदान किया गया है? तो लगभग 66%, मतलब 65.79% लोग अभी वोट किए हैं, बाकी लोग वोट नहीं किए हैं। आगे देख लीजिए। चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप, जो 18वीं लोकसभा चुनाव में ऐप जारी किया गया है चुनाव आयोग द्वारा, वह हो गया सी विजिल। बहुत महत्वपूर्ण सी विजिल है। और केवाईसी, केवाईसी तो लग रहा है कि नो योर कस्टमर बैंक का केवाईसी है, लेकिन ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था चुनाव आयोग द्वारा। केवाईसी, सी विजिल दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है ना, वो आपको संभवतः यहीं से पूछे जाएंगे। आखिर पढ़ना तो मन अथाह है, कितना डेली करंट अफेयर बहुत बन रहा है। अब सब कुछ तो आप नहीं ना पढ़ सकते हैं, जितना आपके बस में हो उतना तो आप कर सकते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण चीजों को लेकर हम आए हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी जो पोर्टल है ना, उस सुविधा है। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल का नाम क्या है? सुविधा। 18वीं लोकसभा चुनाव में महिला सांसद की संख्या देखिए बहुत सबसे ज्यादा बार इसी बार आई है, तो पूछ सकता है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में महिला सांसदों की संख्या कितनी रही है? 74 रही है। आगे आ जाइए। अब सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत रहा वो लक्षद्वीप में रहा। कितना परसेंट? 84%। सबसे ज्यादा मतदान का यदि प्रतिशत रहा है तो लक्षद्वीप में रहा। संशासित प्रदेश में सबसे शिक्षित संशासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जहां पर मतदान सबसे अधिक हुआ है। 84% मतदाता मत दे दिए, आप समझ सकते हैं। लेकिन मतदान का सबसे कम प्रतिशत बात करें, सबसे कम मतदान का प्रयोग किया तो अपना राज्य बिहार किया है। कितना? तो मात्र 56%। यानी आज भी बहुत सारे लोग मत वोट वाट से सब कोई मतलब नहीं रखते हैं, कहते कोई जीते कोई हारे हमको उससे मतलब नहीं। आज भी 56% ही मात्र बिहार में वोट। क्लियर है? नोटा को सर्वाधिक वोट मिला है इंदौर में। नोटा मतलब कि नोटा कहने का मतलब हो गया नन ऑफ दी एबव। नोटा सबसे ज्यादा वोट मिला है, वो कहां मिला है? इंदौर में मिला है। मतलब कि जितने भी उम्मीदवार कैंडिडेट खड़े थे उसमें से कोई हमको पसंद नहीं है, ज्यादा संख्या में वोट किए हैं लोग, सबसे ज्यादा कहां? इंदौर में। बात करें नरेंद्र मोदी को, जैसे बिहार में है ना TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4 टीचर वैकेंसी आ रहा है, तो उसी प्रकार से मोदी मंत्रिमंडल का कह सकते हैं कि 3.0 शपथ ग्रहण हुआ है। यानी तीसरी बार हुआ ना, तीसरी बार शपथ ग्रहण 9 जून 2014 को, 24 को, 14 बोल रहे हैं, 14 में पहली बार आए थे। 9 जून 2024 को मोदी मंत्रिमंडल 3.0 का शपथ ग्रहण हुआ है। क्लियर है? मोदी जी शपथ लिए हैं 9 जून 2024 को। और शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष को शामिल किया गया है? तो 7 को देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत शपथ समारोह में गेस्ट के रूप में आए थे। ये शपथ समारोह परंपरा जो है ना सदियों से चला आ रहा है। जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने लगा श्रीलंका से लौटने के बाद, भरत पूछे कि भाई भैया सब कोई गेस्ट लोग को इनवाइट कर रहे हैं लोग, कि आप भी अपने गेस्ट लोग को इनवाइट कर दीजिए, हम भी कर रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं लोग। रामचंद्र जी कहे कि सब कोई तो बुला ही रहे हो, तुम लोग का हमला सब एक ही है, किसी तरह का कोई है ना कि बाकी लोग तो आए या ना आए, लेकिन ध्यान रहे कि हमारा एक रास्ता में जब यहाँ से वनवास की ओर जा रहे थे तो केवट था, नाविक, निषाद राज शायद नाम था उसका, केवट नाविक जो नाव पर पार कराया था, उससे मित्रता हुई थी हमारी, उससे बुलाना ना भूलना। यानी समझ सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में पहले बुलाया जाता था
अपने लोकल एक गरीब तब देख रहे हैं, समझ सकते हैं, निषाद राज को बुलाए, उतने बड़े महाराज, और यहाँ 7 राष्ट्राध्यक्षों के बुला रहा है, अपना सभी राज्य के सीएम को बुलाकर शपथ समारोह में अगर मान के चलिए बढ़ा कराया जाता, हमारे अनुसार सबका व्यक्तिगत राय होता है, सभी राज्य के सीएम गवर्नर होते तो थोड़ा सा अच्छा लगता, ये कहने का मतलब। 18वीं लोकसभा चुनकर आए पार्टी की सहायता नहीं जरूरी है, कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए निर्विरोध निर्वाचित सांसद, बहुत ही हॉट सीट बन गया था, ऐसे तो चर्चा में रहा था बहुत ज्यादा। मुकेश दलाल बीजेपी के उम्मीदवार, सूरत से सीट पर विवाद भी आ रहा था कि हमको खड़ा नहीं होने दिया अगेंस्ट में, तो निर्विरोध निर्विरोध करने का मतलब इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। जब चुनाव के पर्चा दाखिल किए तो इनके अगेंस्ट में कोई पर्चा नहीं दाखिल किया, यानी सिर्फ यही उम्मीद, तो यानी सर्वसम्मति से चुन लिया गया। तो वही बात है, मुकेश दलाल बीजेपी के सूरत सीट से। आगे आ जाइए। सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतना ही छोड़ दिया, नहीं जरूरत है। यही सब जैसे करेंट मुद्दा रहता है ना तो शायद ज्यादा पॉपुलर होता है, अब इससे उतना नहीं पूछेगा, जो जरूरत है वही हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी से, यूपी। और समझते हैं आप कि लोकसभा उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 25 साल, और इनका 25 साल उम्र हो रहा है। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है, जैसा कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए 25 वर्ष, मुखिया जी बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होना चाहिए, लेकिन ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल होना चाहिए। ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम सभा दोनों में अंतर है, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 21 साल, स्थानीय स्वशासन के लिए 21 साल, लेकिन ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए चाहिए आपको उम्र 18 साल। चलिए आगे देख लीजिए। लद्दाख की एकमात्र सीट है और उस सीट पर हाजी हनीफा निर्दलीय उम्मीदवार जीती है, तो चर्चा का विषय रह सकता है। हाजी हनीफा निर्दलीय उम्मीदवार, लद्दाख में एक ही गो सीटें था, वो निर्दलीय उम्मीदवार जीती। पॉइंट क्लियर, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब किसको कितना मिला, हालांकि इसे क्वेश्चन एग्जाम से कोई वास्ता नहीं है कि कौन पार्टी को कितना मिला है, लेकिन फिर भी आप कह सकते बीजेपी को पढ़ चुके हैं, कांग्रेस को 99, सपा को 37। क्रम कहीं पुल पुलिया चौक चौराहा पर आपको बात करने में भी काम आ जाता है लोग, और सब जरूरत नहीं है। बाकी आप जदयू को देखिए कितना 12 सीटें जीत हासिल हुआ है, शिवसेना 7, लोजपा 5, आरजेडी 4। चौक चौराहा पर लोग चर्चा में करते रहते हैं, आम आदमी पार्टी को 3, तो वहां भी आपको, ताकि आप गलत ना हो साबित, इसलिए मेरा टिक लगवा दिया, और कोई बात नहीं। इस सब का ज़्यादा चर्चा होता है, बाकी सब का चर्चा नहीं होता है। ऐसा ना कि जितना भी सबके गूगल कितना जीता है जी, फलानवा कितना जीता है जी, तो फिर गूगल है ना, गूगल कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण सीट विजेता देखिए कहाँ से रहा, वाराणसी से भाई नरेंद्र मोदी। भाई प्रधानमंत्री जहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो चाहता पॉपुलर हो ही नहीं जाएगा। महत्वपूर्ण सीट वाराणसी से नरेंद्र मोदी जीते हैं। अब देखिए अयोध्या, ये बहुत ही पॉपुलर सीट रहेगा, क्योंकि अयोध्या लगेगा कि तो वहाँ रामनगरी है, तो वहाँ बीजेपी का, लेकिन नहीं, अवधेश प्रसाद जीते हैं, बीजेपी का सीट नहीं है वहाँ, बीजेपी हासिल नहीं किया। गांधीनगर से अमित शाह डायरेक्ट कह सकता है कि अमित शाह कहाँ से, तो गांधीनगर से। लखनऊ से राजनाथ सिंह, बड़ा बड़ा लोग हैं सब भाई। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा, रायबरेली से राहुल गांधी, भाई हो हॉट सीट रहेंगे। वायनाड से राहुल गांधी, 2 जगह से। नगीना से चंद्रशेखर रावण। अच्छा मंडियो कर लीजिए, कंगना रनावत जो हमेशा चर्चे में सुर्खी में बने रहती हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव। पूर्णिया राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। और ये देखिए बहरामपुर यूसुफ पठान। अरे भाई देखिए, कहने का मतलब है ना कि सांसद भी उसी को बनाया जाए जो राजनीतिक अनुभव हो, जिनको राजनीतिक कूटनीति जिनको पता हो। अब किसी को लोग बना देते हैं। अब बताइए ना, सनी देओल, गौतम गंभीर, रवि किशन, यूसुफ पठान, ये सब कौन चीज भाई, कौन काम करेगा ये सब का, ये सब के पता होगा जी? हमको नहीं हमको तो नहीं लग रहा है कि ये सब के राजनीति का रव भी पता होगा।
सब दूसरा एरिया से, क्राइटेरिया से है, कोई अनुभव डायरेक्ट एकदम बस पॉपुलरिटी के नाम पर चुनाव जिता देना है। चलिए कोई बात नहीं है, अपना अपना तौर तरीका है। हमारा व्यक्तिगत है कि इन सबों के नहीं रहना चाहिए था। कोई युवा नेता पढ़ा लिखा कोई सब रहता, जो गरीबी देखा होता, गरीबी क्षेत्र से गया होता। यही ना लोकतंत्र है, जब चाय बेचने वाला देश के प्रधानमंत्री बन सकता है। सिर्फ इसको कहना लोकतंत्र थोड़े है। लोकतंत्र बहुत सारे कुछ है। जैसे युवा नेता अगर कोई खड़ा है, शिक्षित है, जिसको गरीबी देखा, जो गरीबों को मदद कर सके, गरीब के समस्या को संसद में जाके बता सके, वैसे वैसे लोग को सांसद बनाना चाहिए। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का स्थापना 1919 में हुआ। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आईएलओ स्थापना 1919, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। 187 को देश इसमें शामिल हो गए हैं और 187वां देश है टोंगा। 187वां देश है टोंगा। इंटरपोल का मुख्यालय खाली याद रखना लियोन्स फ्रांस में है, वही जरूरी है सिर्फ। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है सिर्फ। और 56वां जो राष्ट्रमंडल में देश है वो टोंगो है। यानी ध्यान रखिएगा 56 वो सदस्य हैं अभी राष्ट्रमंडल में। राष्ट्रमंडल वैसे देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिशर्स का गुलाम था। मैंने एक तरह से कही, ब्रिटिश जब जिन क्षेत्र को गुलाम किया था सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, वही व्हाट्सएप ग्रुप है राष्ट्रमंडल कहिए। जब चला गया ब्रिटिशर्स तो कहा कि जो देश है इसमें सदस्य है, रहना चाहे तो सदस्य रह भी सकते हैं, नहीं तो आप स्वतंत्र हो गए, आप निकल भी सकते हैं। तो लोग रहेगा कि चलो कोई बात नहीं, ग्रुप है, अच्छा है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना डेट के साथ इसका रखना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना दिवस 24 अक्टूबर पूछ सकता है। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल के इसका भी प्रमुख है ना। 193 को यूएनओ में सदस्य, 193वां सदस्य है दक्षिणी सूडान जो ईसाई बहुल है। चलिए, आईएमएफ का स्थापना 1945 में हुआ। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है। क्रिस्टालिना जॉर्जिया प्रमुख है। 190 को मेंबर है अभी आईएमएफ में, 190वां है अंडोरा। विश्व बैंक की बात करें तो 1945 से इसी को कहेंगे वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर। लेकिन विश्व बैंक का अध्यक्ष जो है ना अजय बंगा, ध्यान रखिएगा। खाद्य और कृषि संगठन स्थापना 1945 में, रोम इटली में हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड हेडक्वार्टर है। यूनेस्को, ने है तो पे है, ने है तो पे है। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। यूनिसेफ, यूनिसेफ का स्थापना 1946 में हुआ है और न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर, ने है तो पे है, बाकी यूनिसेफ को बस गया। न्यूयॉर्क में 1946 में हेडक्वार्टर है। कैथरीन रसेल इसका प्रमुख है। ध्यान रखिएगा ये जो यूनिसेफ है ना बच्चा के लिए काम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल डेट के साथ स्थापना दिवस भी पूछ सकता है। हेनरी डोरंट के जन्म दिवस पर 7 अप्रैल को स्थापना हुआ है। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ। जेनेवा में स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। ट्रेडोस अधानों में प्रमुख है ना। आगे देख लीजिए, नाटो, नाटो 4 अप्रैल, 4 अप्रैल कहिए, सीधा सीधा कहिए ना, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल, ओहो बार बार लिख रहा है, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को 1949 को डेट के साथ इसको याद रखना है, कारक बहुत चर्चा में इधर यूक्रेन को लेकर के रहा। तो नाटो 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुआ। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव इसका मार्क रूटे हैं, महासचिव मार्क रूटे हैं। इसमें 32 को मेंबर हो गया। 32वां जो सदस्य है वो स्वीडन है। 32वां सदस्य कौन है? स्वीडन है। नाटो एक्चुअली में जो है ना रशिया के शक्ति को कम करने के लिए दूसरा विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों का संगठन था कि अगर रशिया किसी एक पर आक्रमण करता है, क्योंकि रशिया उन दिना यूएसएसआर हुआ करता था जिसमें 15 देश शामिल हुआ करते थे। अमेरिका कहा कि अगर रशिया किसी पर यूएसएसआर किसी एक पर आक्रमण करता है तो हम लोग सभी मिल के आक्रमण करेंगे, सब मिल के लड़ेंगे। वही संगठन बना था नाटो। हालांकि अब यूएसएसआर भी विखंडन हो गया है लेकिन नाटो विखंडन नहीं हुआ है। और वही यूक्रेन जो है रसिया के निकट है। रसिया के मान के चलिए जैसे पाकिस्तान भारत के पानी पीता है उसी प्रकार से रसिया का पानी पीने वाला यूक्रेन है। तो यूक्रेन जो है से कहा कि हम नाटो का सदस्य लेंगे। तो भाई जो रसिया के सब दिन अगेंस्ट वाला है उससे जाकर मिलेगा और रहेगा हमारे पास तो थोड़ा सा तो तकलीफ होगा ना। उसी वजह से ज़्यादातर युद्ध वगैरह हुआ था। आगे देख लिए, ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था। ओपेक वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। ध्यान रखिएगा ओपेक।
पेट्रोलियम निर्यातक देशों के समूह है ओपेक। आगे देखिए, सभी जरूरत नहीं, अनकटाड देखिए पॉपुलर हो सकता है, जेनेवा में हेडक्वार्टर है इसका। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 मनीला, फिलीपींस का राजधानी मनीला इसका हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अभी इसका अध्यक्ष जो है ना मसातो कांडा, अध्यक्ष मसातो कांडा, 69 इसमें सदस्य हो गया। 69वां सदस्य कौन है? इजराइल। न्यू डेवलपमेंट बैंक बात करें एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 2014 में इसका स्थापना हुआ। संघाई चीन इसका हेडक्वार्टर है। डिल्मा रूसेफ इसका प्रमुख है। अभी 9 गो सदस्य और 9वां सदस्य इसका मिस्र है। ये खास करके ये दोनों बहुत पॉपुलर है, इसमें ध्यान रखिएगा। एशियन की बात करें डायरेक्ट 1967 में स्थापना हुआ। जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है एशियन का। अब 11 को इसमें सदस्य हैं। अभी 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर। सार्क की बात करें, दक्षिण का हिंदी में कह सकते हैं सार्क, अंग्रेजी में 1985 में स्थापना हुआ। काठमांडू नेपाल इसका हेडक्वार्टर है। ढाका में स्थापना हुआ था, ध्यान रखिए, ढाका स्थापना हुआ था। अभी काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। 8 गो मेंबर है, वो 8 के 8 याद रखना होगा आपको। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका है। तो आपको 3 गो तो ऐसे याद रहेगा कि बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, तीनों कभी अपना थे। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान तीनों तो आपन थे, एकदम 3 गो याद रहेगा आपको। अफगानिस्तान पर भी अशोक का ध्यान रखिए कि अधिकार था, यानी 4 गो हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत। बाकी आपको पड़ोसी ध्यान रखिए, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है और मालदीव है। यानी नीचे पनिया वाला 2 गो श्रीलंका और मालदीव, आगे ऊपर हो जाएगा नेपाल और भूटान। 2 गो नीचे, 2 गो ऊपर, 4 गो 4 गो अपन, 8 गो तो याद रखना आपको। अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है। पॉइंट देखिए क्या है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का स्थापना कब हुआ? तो 2006 में हुआ। जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है। विश्व व्यापार संगठन महत्वपूर्ण है। पहले स्टार्टिंग में इसको गैट के नाम से जानते थे, है ना, गैट के नाम से जानते थे। गैट का स्थापना हुआ था 1947-48, याद रखिएगा 1947-48। कही कि दोनों तो क्या करेंगे सर, दोनों रहेगा तो आप करिएगा 1900, देख लिया गूगल पर, एग्जैक्ट हमको याद नहीं, 47-48 ऐसे याद है। तो गैट का स्थापना हुआ था 1947-48 में। गेट WTO बन गया 1 जनवरी 1995 को। डेट के साथ याद रखिए अब इसका, 1 जनवरी 1995 को गेट WTO बन गया है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। देखिए ना, बहुत सारा कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है ना जब माइंड से उतरबे नहीं करता। अब जब तक हम गेट का स्थापना नहीं देखेंगे ना तो मेरा माइंड में घूमते रहेगा गोल गोल। गेट का स्थापना कब हुआ था? 1948 आ रहा था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा था ना, 1948। खाली ओकोंजो इवेला इसका प्रमुख है। 164 सदस्य है, 164वां सदस्य अफगानिस्तान है, महत्वपूर्ण है। बिम्स्टेक आई है, बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में हुआ। ढाका इसका हेडक्वार्टर है। 7 गो सदस्य हैं बिम्स्टेक में। आगे देखिए, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है बीजिंग में। आगे अंत आराम से पॉइंट में देखिए क्या है ऐसे। ब्रिक्स का स्थापना 2009 में, पहले ब्रिक था अब बन गया ब्रिक्स। ब्रिक्स का स्थापना शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें मेंबर अब कितने हैं? 10 मेंबर, अभी 10 मेंबर हो गए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की पहल में स्थापना हुआ 2015 में। गुरुग्राम हरियाणा भारत में भी इसका हेडक्वार्टर है। अजय माथुर इसका प्रमुख है। 104 गो सदस्य बन गए। 104वां पूर्ण सदस्य कौन है? आर्मेनिया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा हो। किसी तरह का अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। आपका कमेंट को हम संज्ञान में लेने का प्रयास करते हैं, है ना। कोशिश करते हैं कि जितना कमेंट होता है उस सबके हिसाब से। अब देखिए, रिप्लाई नहीं देने का मतलब ही नहीं है कि आपका कमेंट देखे नहीं, ज़्यादातर कमेंट देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो कमेंट नहीं देखते हैं, और उसी के हिसाब से, जैसे आप लोग कहें ना कि सर कंटिन्यू करिए कंटिन्यू करिए, इसी वजह से कंटिन्यू कर दिए। नहीं तो कंटिन्यू करने का हकीकत में हमको मन नहीं था कि क्या ऐसे पढ़ाना दिस दैट। फिर को लगा कि चलो फायदा हो रहा है। एनटीपीसी का एग्जाम में 15-15, 20-20 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछ रहा है। इधर बिहार पुलिस का एग्जाम है, बिहार एसएससी का एग्जाम है, एनटीपीसी का भी एग्जाम चल रहा है।
बिहार विद्युत विभाग का एग्जाम चल रहा है, तो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। अब पूछे जा रहे हैं तो भाई कॉमन क्वेश्चन कहाँ से आएगा? सभी क्वेश्चन देखिए स्पीडी वार्षिकांक नहीं आ सकता है, लेकिन सब कुछ जान करके आपको विद्वान भी नहीं बनना, आपको रिजल्ट लेना है, क्वालिफाई करना है, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी है। आगे पॉइंट देखिए आराम से। सब जरूरत नहीं है मेरे भाई, सब जरूरत नहीं है। नौवां क्वाड विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ 2025 में। क्वाड क्वाड बैठक हुआ वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। क्वाड देशों का नवा जो मीटिंग हुआ है 2025 में अमेरिका में हुआ है। बैठक का मेजबानी देश कौन किया? अमेरिका। ये पॉइंट क्लियर है? आराम से पॉइंट आ जाइए। ये सब जरूरी नहीं। भारत उसमें गया था, एस जयशंकर जी गए थे विदेश मंत्री। आराम से पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है। G20 शिखर सम्मेलन क्यों ना महत्वपूर्ण बने? जब भारत में होता है तो महत्वपूर्ण बनता है, क्वेश्चन बीपीएससी तक उठाने लगता है, तो विदेश में होगा तो क्यों नहीं बनेगा? तो ध्यान रखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें तो आयोजन हुआ है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। G20 शिखर सम्मेलन 2024 रियो डी जेनेरियो शहर है ब्राजील का, वहीं हुआ है। पॉइंट क्लियर है? न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह निर्माण। एक सतत, सतत मतलब जो वर्तमान को नुकसान किए बिना भविष्य का चिंता करके विकास डेवलपमेंट हो, उसको सतत विकास कहते हैं। उसी तरह से एक सतत ग्रह का निर्माण करना थीम रहा, विषय रहा। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वाड में देखिए जयशंकर जी गए थे, इसमें नरेंद्र मोदी गए हैं। आ गया ये महत्वपूर्ण किस लिए है कि जब 19वां हुआ वहाँ, तो 18वां कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, भारत में 2023 में। यो पूछ सकता है कि भारत में कब हुआ था हाल फिलहाल में, तो 2023 में 18वां। और 20वां कहाँ होगा? तो दक्षिण अफ्रीका 2025 में। यो जरूरी है। पॉइंट क्लियर है? किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यानी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, सीधे सीधे इसको शॉर्ट फॉर्म में COP29 कहिए, आयोजन हुआ था बाकू अजरबैजान में। COP29 का आयोजन हुआ तो बाकू अजरबैजान में 2024 में। क्लियर है? सब जरूरत नहीं है इसमें। अब देखिए COP28 कहाँ हुआ था? तो दुबई यूएई में हुआ था 2023 में। और COP30 कहाँ होगा? तो ब्राजील में 2025 में। COP30 भी पूछ सकता है कि कहाँ होगा, तो ब्राजील में। 23 कहाँ हुआ? तो दुबई में। जो महत्वपूर्ण है तो 24 कहाँ हुआ? अजरबैजान बाकू। जो महत्वपूर्ण है उस पर तो आपको जोर देना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ेगा। यूँ आसमान से नहीं आएंगे रोटियां, खाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, पकाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है इसे। ये जरूरत का चीज नहीं है। अब भाई क्वेश्चन गेस का मतलब होता है कि सब गेस करिए, तो सब फिर मतलब है क्या रह जाएगा? जब सब पढ़ना ही है तो अपना ही से नहीं पढ़ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा वो मेहनत करिए कि जितना हम पढ़ा रहे हैं ना, उतना भी आपको अगर कमांड रहेगा ना, तो बहुत कुछ आप अच्छा करंट अफेयर कर सकते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में क्रम अगर कोई एक साल वाला आपको याद रहेगा, 23, 24, 25 कोई, तो आपको आगे पीछे क्रम ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। इसलिए कोई ना कोई क्रम आपको ये याद रखना होगा। 16वां 2024 में हुआ है, आयोजन हुआ काजान शहर है रूस में। काजान रूस में 2024 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। अब रूस में होगा तो प्रतिनिधित्व तो वही ना करेंगे। भारत का प्रतिनिधि के तौर पर बात करें तो रसिया में हुआ तो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे आ जाइए। बात करें 17वां 16वां, जब देखे 24 में कि कजान रूस में, तो 17वां कहाँ होगा? तो ब्राजील में 25 में। ब्रिक्स का 17वां मीटिंग कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। 17वां मीटिंग ब्राजील में होगा। चलिए इधर आ जाइए, और भी मीटिंग भी है। जब मीटिंगें पढ़ना है तो बढ़िया से पूरा मीटिंगें पढ़ लेते हैं। चलिए पॉइंट देखिए, जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण, बायोडाइवर्सिटी। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन, जैव विविधता शिखर सम्मेलन, इसको COP16 कहिए। देखिए COP29 दूसरा है, COP16 दूसरा। COP16 या जैव विविधता शिखर सम्मेलन। बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब है
अगर जैसे ई वाला एरिया है तो एरिया में बहुत सारे जैसे गिलहरी भी हैं, बंदर भी हैं, अनेक जीव जंतु, पेड़ पौधे, आदमी, वैरायटी ज़्यादा है तो विविधता ज़्यादा है। भाई विविधता क्यों जरूरी है सर? विविधता इसलिए जरूरत है कि अगर बैक्टीरिया ना होगा तो आप जो गंदगी छोड़ेंगे वातावरण में, मल त्यागेंगे, तो बैक्टीरिया अवशिष्ट में बदल दे, अवशिष्ट को जो है सके डाइजेस्ट कर देता है, अपमार्जक साफ सफाइया करने के काम करता है, इसलिए बैक्टीरिया जरूरत है। आदमी क्यों जरूरत है? तो आदमी पेड़ पौधा लगाएगा, पेड़ पौधा के देख रेख करेगा, इसलिए आदमी भी जरूरत है। पेड़ पौधा क्यों जरूरत होता है ना? तो बहुत सारे औषधि का निर्माण होता है पेड़ पौधा से। बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया होगा, जिससे एंटीबायोटिक बनता है। तो जरूरत जो है ना वो भी पूरा होता है, एक दूसरे के कड़ी सीक्वेंस से जुड़े हुए हैं। तो मतलब ये हो गया कि एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसलिए जैव विविधता चाहिए। अगर जैव विविधता ना होगा तो फिर आप औषधि एंटीबायोटिक कहाँ से बनाते हैं? अगर जैव विविधता ना होता तो आप औषधि कुल के पेड़ कहाँ से लाते हैं आप? इसलिए जैव विविधता चाहिए। तो जैव विविधता को संरक्षण भी देती है सरकार। जैसे आप देखते हैं कि रामसर सम्मेलन, रामसर आर्द्र भूमि के संरक्षण देता है, रामसर घोषित करता है, रामसर स्थल घोषित करता है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। आर्द्र भूमि जैसे संरक्षण दिया जाता है ताकि वहाँ कछुआ प्रजनन कर सकते, कई पक्षियों का प्रजनन हो सकता है, कई जंतुओं का प्रजनन होता है, इसलिए संरक्षण दिया जाता है कि जाके बायोडाइवर्सिटीज जैव विविधता में मदद करे, तो संरक्षण दिया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है महत्वपूर्ण होता है आगे, क्योंकि लोगों को सजग करना भी एग्जामिनर का काम होता है। तो जैव विविधता डायरेक्ट 2024 में कहा तो कैली कोलंबिया 2024 में। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। इसका विषय क्या रहा? तो प्रकृति के साथ शांति। प्रकृति के साथ शांति, समझे कि प्रकृति हमको उधार में मिला है, उधार में मिला है तो उधार वाला चीज को लौटाना होता है। आपको नदी, झरने, तालाब, पेड़ पौधे तमाम उधार में मिले हैं, आप उसका इस्तेमाल करें, उपयोग करें, पोषण करें, उससे आप उसका शोषण न करें। जरूरत का चीज़ें पेड़ पौधा काटे, उसका शोषण न करें, आभार में नहीं समझे उसको, समझे कि उधार में मिला। आभार वाला, खैरात वाला चीज़ें लौटानी नहीं होती है, जबकि उधार वाली चीज़ें लौटानी होती है, इसलिए समझना आपको कि आभार में मिला है। तो प्रकृति के साथ शांति। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ है भाई? तो वियतयाने, ध्यान रखिए, छोटा सा ही लेकिन वियतयाने लाओस में। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एशियन से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, मानव जीव का उत्पत्ति जो हुआ अफ्रीका में हुआ, मानव का भी उत्पत्ति अफ्रीका में, लेकिन सभ्यता का पालन एशिया में है। अब एशिया में सभी क्लाइमेट मिलता है, साथ ही साथ भारत में भी जाड़ा, गर्मी, बरसात सबके आप आनंद लेते हैं क्योंकि आप एशिया में भारत ही हैं। मैंने कहने का मतलब है कि हम लोग सभी मौसम का मनोरंजन एंजॉय करते हैं। चलिए आराम से पॉइंट देख लीजिए। 47वां कहाँ होना है मेरे भाई? 46वां 47वां दोनों की बात करें तो मलेशिया, दोनों की बात करें तो मलेशिया। देखिए ये जो हुआ ना, 44वां हो गया लाओस वियतयाने, और 46वां 47वां दोनों कहाँ? मलेशिया। देखिए एक एक में काम चल गया। अब नाटो देखिए, नाटो बताइए कि नाटो संगठन जब महत्वपूर्ण है तो मीटिंग महत्वपूर्ण नहीं होगा? यूक्रेन को लेकर के नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ है? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ है। नाटो जाहिर सी बात अमेरिका के संरक्षण वाली देश हैं सब, जितना भी अटलांटिक महासागर के छोटे मोटे देश थे सबको मिला करके अमेरिका संगठन बनाया था, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रसिया में तनातनी हो गया था। बात करें 35वां का तो कहाँ होगा? नीदरलैंड की राजधानी द हेग 2025 में। 24 वाला नाटो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ, 25 वाला कहाँ? नीदरलैंड की राजधानी है हेग, वहीं पे। आगे आ जाइए। आराम से पॉइंट देखिए। ये क्या है भाई? नहीं छोड़, एससीओ कर लीजिए थोड़ा सा, एससीओ पढ़ लीजिए, इसलिए ना कि एशिया से रिलेटेड है भाई। शंघाई सहयोग संगठन जैसा ही महत्वपूर्ण है। एससीओ राष्ट्राध्यक्षों का 24वां बैठक 24 में अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ और 25 में चीन में होगा। 25 में 25वां, 24 में 24वां हुआ। तो एकदम आसान सा लगा। आगे जा जाइए। G7 शिखर सम्मेलन, जब G20 पूछ सकता है तो 7 भी पूछ सकता है।
G7 शिखर सम्मेलन इटली में हुआ 2024 में। और 51वां होगा कहाँ, कनाडा में 25 में। 51वां कनाडा में 25 में होगा। विश्व जल मन, जल के संरक्षण देना है भाई, जल ही जीवन है, जैसा कि दे रहे त्राहिमाम त्राहिमाम, बहुत जगह लोग पानी पीने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा है, इसलिए अपने स्तर से बचाने का प्रयास करेंगे। कोई बताएगा तो नहीं, जैसे बर्तन धो रहे हैं नल खोल के छोड़ दिए कि धोइयो रहे हैं न खुल्लो है, पानी बह रहा है, ऐसे बह रहा है। पहले अच्छा से आप उसको मल लीजिए, उसके बाद ही पानी चालू करें और उसके बाद बारी बारी से धो लें। वो अपना तौर तरीका होता है, ब्रश कर रहे रगड़ रहे खोल दिए नल, वो सब से कम बचें। जो ज़रूरत का चीज़ें वो आप पूरा करिए, क्योंकि आपका सौभाग्य है कि आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पानी उपलब्ध है। तो विश्व जल मंच 2024 बाली इंडोनेशिया में, बाली इंडोनेशिया में हुआ है मीटिंग। आगे आ जाइए। और साझा समृद्धि के लिए जल ही चाहिए, थीम क्या है, साझा समृद्धि के लिए जल। आगे आ जाइए। गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष क्या होता है, तो आप जैसा कि जानते हैं गुट निरपेक्ष पहले था ना कि जैसे रसिया के गुट में जो देश है, तो रसिया के गुट में जो देश है ना, तो रसिया पर अगर कोई आक्रमण किया, चाहे रसिया युद्ध में भाग ले लिया, तो समझिए कि सभी देश झुलस जाइए। अमेरिका के गुट में है तो अमेरिका के साथ सबको ही झुलसिए, माने जो गेहूं के साथ घून भी पिसा जा, ऐसा व्यवस्था था। भारत में आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री हैं, जो गुट निरपेक्ष की बात की है पहली बार। गुटबाजी के नहीं करेंगे, हम किसी के गुट में नहीं रहेंगे, क्यों जो गेहूं के साथ घून पिसाएंगे। गुट निरपेक्ष भारत पॉलिसी अपनाता है, ध्यान रखिएगा। तो गुट निरपेक्ष की बात करें, 2024 का जो मीटिंग हुआ कंपाला युगांडा में हुआ है। लोग बहुत सारे देश बढ़ावा दे रहे हैं इसका कि गुटबाजी ना हो। कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग का हेडिंग क्या है, आगे हेडिंग आप देखिए, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन मीटिंग जो हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है और कौन सा मीटिंग हुआ है, इन तमाम बातों की जानकारी बारी बारी से हम लोग लेंगे, जो अगला वीडियो में होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।